कैसे आप लोग, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कोई टॉपिक, कोई चैप्टर, कोई पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा मोटिवेशन को लेकर के डिस्कस किया जाएगा कि आपकी पढ़ाई कहाँ, कब, कैसे चल रही है और किस वे में चल रही है, और उस पढ़ाई को करने के लिए आप क्या कर रहे हैं और आपका रिजल्ट किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आज इन सारी बातों पे डिस्कशन होगी, है ना। कुछ लोग बोल भी रहे थे कि सर थोड़ा सा, है ना, मोटिवेशन हो जाता है, कुछ कुछ थोड़ा सा आइडिया मिलता तो किया जाता है। वैसे तो हर रोज मैं वही बात बोलता हूँ कि ऐसे पढ़िए, वैसे पढ़िए, पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, क्या क्या करना है हम लोग को। अभी हम देखा जाए तो आज हमारे पास 5 अक्टूबर हो गया, है ना। 5 अक्टूबर हो गया, है ना। हमारे पास जो टाइम है, ये जो टोटल जो टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल टाइम हमारे पास कितना है, लगभग 25 दिन। अक्टूबर में 26 दिन हो गया, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, यानी कि 25, 30, 31 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये आपका 31। देखा जाए टोटल टाइम में बता रहा हूँ, ये लगभग ये हो गया 90, 92 और ये हो गया 25 डे हो गया। ये लगभग आपका कितना 123 डेज आपके पास, 123 डेज आपके पास बचे हुए। इस 123 डेज में हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। अब बात आ गई सिलेबस की, तो सिलेबस कहाँ तक पहुंचा है ना। अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, जरा सा देख लो। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में आपका फिजिकल जो है समाप्त हो गया है। फिजिकल आपका कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट का मतलब 1-2 लेक्चर और बचा हुआ है, वैसे भी आधा घंटा का लेक्चर बना हुआ है ना। बैटरीज को नहीं पढ़ाते हम, है ना, और कोरिजन वगैरह नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ा दूं इस बार बच्चों को, ठीक ना। इससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ाया कोरिजन को, बैटरी को, उससे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। लेकिन कभी कभार मैं कल देख रहा था क्वेश्चन, तो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले एका दू का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मैंने बोर्ड में पूछा हुआ है ना। तो क्वेश्चन में करा दूंगा वापस, मान के चलिए कि 1 से 1.5 लेक्चर लगेगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिजिकल आपकी समाप्त हो जाएगी, है ना। इसके बाद इनऑर्गेनिक में बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक में आपका DF ब्लॉक, आपका एलिमेंट आपका जो चल रहा है, जो 1-2 लेक्चर और बचा हुआ वो भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका इनऑर्गेनिक में आपका DA ब्लॉक हो गया। इसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और इसके बाद आपका P ब्लॉक एलिमेंट है ना, P ब्लॉक एलिमेंट है। और इसके बाद आपका ऑर्गेनिक बच जाएगा। इसके बाद क्या बच जाएगा बाबू, आपका ऑर्गेनिक बच जाएगा। जब DF ब्लॉक एलिमेंट खत्म होने वाला है, फिजिकल आपका खत्म हो गया है। कोऑर्डिनेशन में 8 से 10 लेक्चर लगेगा, है ना। और P ब्लॉक में आपको 10 से 15 लेक्चर लगेगा। P ब्लॉक में क्या करेंगे कि नोट्स हमारे पास है, जो नोट्स हम बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। नोट्स क्या करेंगे कि उसको PDF बना करके चैप्टर वाइज नोट्स जो है P ब्लॉक का दे देंगे, और बोर्ड पर इसी तरह से आकर के डिस्कस कर दिया जाएगा, है ना। जिस तरीके से अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ाई होता है, कि जैसे कि आप देखो ये ज्ञान एकेडमी वगैरह पर क्या करता है कि टीचर अपना बोर्ड पे समझाता है, लिखा हुआ उसका सब रहता है, बटन क्लिक करता है, सारा कुछ आ जाता है। तो मैं वो नोट्स आपको पहले ही दे दूंगा। जैसे ही आपका DF ब्लॉक समाप्त हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन जैसे ही समाप्त हो जाएगा, है ना, या कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे, है ना, इसका नोट्स नहीं देंगे, इसको पढ़ाना पड़ेगा, बोर्ड पर ही समझाना पड़ेगा, है ना। P ब्लॉक को कोऑर्डिनेशन पढ़ाते समय P ब्लॉक का नोट्स दे देंगे, आप लोग उसको धीरे 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 नोट्स बनाते रहना। और जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तो हमको लगता है कि हार्डली 10 से 15 लेक्चर में जो होगा ये आपको समाप्त हो जाएगा। तो ये लगभग 10-15 क्लासी दर, 8-10 क्लासी दर, ये यानी कि अगर बात की जाए तो मंथ में अगर मैं 4 दिन पढ़ा हूं, अगर इनऑर्गेनिक सेक्शन को, है ना, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को अगर ये 4 दिन में पढ़ाता हूं, है ना, हो सकता है कि जिस संडे को टेस्ट नहीं होगा उस संडे को लेक्चर दे दिया जाएगा। तो अक्टूबर लास्ट तक, मे बी अक्टूबर लास्ट तक आपका इनऑर्गेनिक भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना, या 5 नवंबर तक हार्डली समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नवंबर,
दिसंबर और जनवरी, इस 3 महीने में हम लोग का ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया से समाप्त हो जाएगा। मैंने बोला भी था कि 15 जनवरी है, ये हमारा टारगेट है ना। उसके आगे पीछे 2-4 क्लास हो सकता है, उसमें आपको समाप्त हो जाएगा। तो सिलेबस, लगभग सिलेबस को लेकर के टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे विद्यार्थी, ये तो केमिस्ट्री की बात होगी, बहुत सारे स्टूडेंट ये बात बोल रहे हैं कि फिजिक्स का सिलेबस और बहुत लेट है ना। मैं जरा सा डिस्कस कर लेता हूं उनसे कि सर फिजिक्स का लेक्चर जो है बहुत ज्यादा लेट हो गया है, कि इतना दिन से सर अभी तक इलेक्ट्रोस्टेट ही पढ़ा रहे हैं, है ना। मैं उनको बता दूं कि सेकेंड फिजिक्स को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोस्टेट का जानना बहुत जरूरी है। अभी करंट में पढ़िएगा तो वहां पर भी जब सर पढ़ाएंगे कैपेसिटर और आरसी सर्किट जब पढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सर्किट, तो वहां पर भी कैपेसिटर का इंपॉर्टेंस आएगा, इलेक्ट्रोस्टेट की बात आएगी, है ना। तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टेट जो है, वैसे सर बताएंगे फिजिक्स वाले भी, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है मैं बता देता हूँ। आज थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर लेता हूं मैं, और फिर इसके बाद कैसे कैसे क्या करना है बिहार बोर्ड वालों को, सीबीएसई बोर्ड वालों को, वो देखेंगे। फिजिक्स में आप कभी ये मत सोचिए कि अभी इलेक्ट्रोस्टेट समाप्त हुआ है 4 महीना में और अभी हमारे पास करंट बचा हुआ है ना। इसके बाद मैग्नेट बचा हुआ है, इसके बाद मॉडर्न बचा हुआ है, इसके बाद आपका ऑप्टिक्स बचा हुआ है। ये चीजें मैं आपको बता दूं कि इस मंथ के लास्ट में, इस मंथ के लास्ट होते होते करंट इलेक्ट्रिसिटी भी समाप्त हो जाएगी आपकी, है ना। पूरे बढ़िया से जिस तरीके से आपको इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ाया गया सेम उसी तरह। ऐसा नहीं है कि सिलेबस को फास्ट करने के लिए और सिलेबस को खत्म करने के लिए सर जैसे तैसे कर देंगे। ये इतिहास हम लोग के हिस्ट्री में है ही नहीं कि सिलेबस को खत्म करने के लिए जैसे तैसे हम 5 दिन या 10 दिन एक्स्ट्रा टाइम ले लेंगे, लेकिन आपको जैसे तैसे काम नहीं करेंगे, है ना। करंट जो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगभग 10 से 12 लेक्चर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। 10 से 12 लेक्चर जब और जाएगा तो ये आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो हो जाएगा खत्म हो जाएगा, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हो जाएगा, है ना। इसके बाद इसमें बचता है आपको मैग्नेटिक करंट ऑफ इफेक्ट जो पढ़ाते हैं सर, जो कि मैग्नेट के साथ पढ़ा देते हैं, है ना। तो इस मंथ के लास्ट तक मेरे उम्मीद तक हो सकता है कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका एसी डीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम मैग्नेट की अगर बात करें तो ये सर जो है मैग्नेट को करंट के साथ ही सर पढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि वहां पर पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर मैग्नेट चैप्टर की बात करें तो मैग्नेट चैप्टर की जो औकात है ये 8 से 10 लेक्चर का है। अगर मैग्नेट को सेपरेट करके पढ़ा जाए तो 8 से 10 लेक्चर, इससे ज्यादा नहीं है। और ये प्योर मैग्नेट में जिस तरह से 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में आप फोर्स निकालते थे, सेम चीजें मैग्नेट में 2 पोल, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के बीच में फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सारा जो काम इलेक्ट्रोस्टेट में किए हैं सारा काम मैग्नेट में करना है। तो आप जरा मेरे को बताइए कि जो इलेक्ट्रोस्टेट में डेरिवेशन जो आपने किया है, क्या वो डेरिवेशन मैग्नेट में करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि सारा चीज आपको पता है। टीचर आएगा डायरेक्ट जो मैग्नेटिक फील्ड, अब आएगा कि यहाँ पर एक्सिस के अलोंग निकालिए, है ना, tan A पोजीशन पे, sin B पोजीशन पे, tan B पोजीशन पे, tan A पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये निकालना है। सारा इलेक्ट्रोस्टेट के जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टेट में इस्तेमाल है वो प्रिंसिपल इसमें स्टार्ट होगा। अंतर क्या है कि इलेक्ट्रोस्टेट में चार्ज बोलते थे और यहाँ पर चार्ज के बदले में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोलना पड़ेगा, मैग्नेटिक पोल बोलना पड़ेगा। ये भी 2 स्टेप है, एक होता है नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है ना। जैसे कि हम लोग चार्ज में पढ़ते थे कि एक पॉजिटिव चार्ज होता था और एक नेगेटिव चार्ज होता था, सेम चीज यहाँ पर वही चीज है। तो कहीं पर भी नहीं, पूरा मतलब कि पूरा अक्टूबर खत्म होते होते और आपको नवंबर के फर्स्ट पे जाते आते आपका करंट खत्म हो जाएगा और मैग्नेट भी खत्म होने के चांस है। 15 नवंबर तक तो गारंटी है कि आपका खत्म हो जाएगा। अब आगे अगर दो तो ये अगर आपका मान लो कि 15 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, छुट्टी तो आपको मिलेगी नहीं, ये तो छुट्टी तो माइंड से हटा दीजिए कि हम लोग को छुट्टी भी मिलने वाली है, छुट्टी नहीं मिलेगी, है ना। अब संडे को भी लेक्चर देंगे, जिस संडे को टेस्ट नहीं होगा उस संडे को आपको लेक्चर चल जाएगा, ठीक है ना। तो 15 नवंबर तक मान लो कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टेट समाप्त हो गया, करंट समाप्त हो गया, मैग्नेट समाप्त हो गया। अब बात करते हैं मॉडर्न की। तो मॉडर्न में खूब बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया से अगर पढ़ाया जाए, खूब बढ़िया से,
तो मैक्सिमम जो होगा आपको 20 से लेकर के 25 लेक्चर, इससे ज्यादा नहीं। और इसमें अगर हम मिलाएंगे 20-25 यहाँ पर ये चल जाएगा आपको क्लास है, तो ये लगभग मेरे ख्याल से लगता है कि 15 दिसंबर तक ये आपका हार्डली समाप्त होगा। और 1 महीना और पढ़ लेंगे तो ये आपका 15 जनवरी तक आराम से सिलेबस खत्म हो जाएगा खूब बढ़िया से। जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टेट में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम करवाया गया, बहुत सारा प्रॉब्लम करवाया गया है ना, एका दुक्का प्रॉब्लम नहीं करवाएगा। बच्चों का बोल देता है सब बच्चा सब कि सर 4 महीने से इलेक्ट्रोस्टेटिक पढ़ रहे हैं, 5 महीने से इलेक्ट्रोस्टेटिक पढ़ रहे हैं, बहुत कम नंबर का। इलेक्ट्रोस्टेट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको इलेक्ट्रोस्टेट में देख लोगे पूरा मैकेनिक्स है, वर्क है, एनर्जी है ना, उसके बाद तुम्हारा रोटेशन है, एसएचएम है, सारा कुछ पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टेट में। तो भाई इलेक्ट्रोस्टेट को अगर बढ़िया से नहीं पढ़ाया जाएगा तो आगे की कहानी समझ में आना आपके लिए कम हो जाएगा। हाँ, दूसरी चीज होता है लड़का सब कंपैरिजन करता है फलाने से चिलाने से, दूसरे सर वो टीचर तो सर 30 गो लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टेट समाप्त कर दिया और मेरे से सारा क्वेश्चन सर बन जाता है, तो सर ये 80, 85, 90 लेक्चर पढ़ाने की क्या जरूरत है। भाई हर टीचर का एक अपना ऑथेंटिसिटी होता है, उसको काम करने का अपना तरीका होता है ना। हो सकता है कि वो 30 लेक्चर में पढ़ा दिया हो, बच्चे से सारा क्वेश्चन बन गया, ये भी मान लेते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि 30 लेक्चर पढ़ाया, कभी कभी बोर्ड का एग्जाम है ना, कंपटीशन सेक्शन में जो पढ़ाएगा वो तो है ही, उसमें बोर्ड सेक्शन है, कभी ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जो 30 लेक्चर वाला में मिलेगा ही नहीं, और आप बोलिएगा कि लास्ट में ये सब तो पढ़ा ही नहीं। इसलिए हम लोग कोई भी गद्दारी जो होता है बच्चों के साथ, जो फांकी मारना होता है, वो हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए सिलेबस को लेकर के कभी भी टेंशन मत लीजिए। 15 जनवरी ये हार्ड है, लास्ट वार्निंग है, 15 जनवरी से पहले ही समाप्त हो जाएगा सिलेबस आपका, ये जान लीजिए, ठीक है ना। दूसरी चीज मैथ की बात करें तो मेरे ख्याल से अभी आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, अब मेरे को पता नहीं है, सर बोल रहे थे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है शायद कुछ इस तरीके से। तो मैथ में भी अगर देखा जाए तो लगभग आपका 50% के आसपास सिलेबस समाप्त हो गया। अब जैसे ही इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा तो समझ लीजिए कि कैलकुलस ही मिल करके अकेले 40 to 45% है। उससे पहले भी इंटीग्रेशन समाप्त होगा तब 60% मैंने समाप्त हो जाएगा, कैलकुलस समाप्त होने के बाद 60% आपकी सिलेबस को समाप्त हो जाएगी। बाकी छोटा छोटा चैप्टर बच गया है तो कितना टाइम लगेगा, उनके लिए भी डेडलाइन है 15 जनवरी से पहले खत्म करना। तो सिलेबस को लेकर के नहीं है। अच्छा, रही बात बायोलॉजी की, तो मैं बार बार एक बात बोलना चाहता हूँ, बायोलॉजी के लिए मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ना। जो बच्चे बायो के स्टूडेंट है, जरा सा एक बार देख लीजिए, जरा सा बायो के जो स्टूडेंट है वैसे बच्चों की मैं जो बात करता हूँ, बायोलॉजी में जैसे मैंने बोला कि फैकल्टी के न रहने की वजह से, फैकल्टी के काम न करने की वजह से, है ना, हमारे बायोलॉजी में कोई पढ़ाई नहीं हुई है, ठीक है। मैंने अपने बच्चों से डिसीजन लिया, राय लिया, बहुत सारे बच्चे ये बात बोलो कि सर हम यहाँ वहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ लड़के लोग को मैंने लिंक भी भेजा था कि इधर उधर जाके अपना भाई पढ़ ले, ऐसी प्रॉब्लम है। इस लॉकडाउन में कोई भी फैकल्टी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है होना है। अब हमारे पास फैकल्टी अवेलेबल है ना, जो पुराने फैकल्टी थे उनको अभी स्टंट किए हुए हैं हम, है ना। नए फैकल्टी है मेरे पास, वो फैकल्टी जो है आपको बायोलॉजी पढ़ाने के लिए तैयार है। उनका कहना यह है कि जो मेजर पोर्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको जेनेटिक्स को समझना जरूरी होता है तो जेनेटिक्स हो गया, इसके बाद आपका इकोलॉजी हो गया, है ना। इसके बाद एक और चैप्टर आता है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, है ना। इस सब से क्वेश्चन आता है। तो सर लोग का कहना यह है कि जेनेटिक्स और इकोलॉजी ये थोड़ा समझने वाला है, सबसे ज्यादा ये है, फिर इसके बाद ये है। और बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि अपने डेली लाइफ में जो बायोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, उन सारी चीजों को कैसे हम लोग इंजीनियरिंग तकनीक के द्वारा उसको डेवलप किया जा सके, इसके बारे में। तो सर का कहना यह है कि 100% सिलेबस बायोलॉजी का नहीं पढ़ाया जा सकता आने वाले 3 महीनों में, लेकिन अगर बच्चा बायोलॉजी का आ जाता है पटना, मैं किसी को बुला नहीं रहा हूँ, सुन लो कान खोल करके, अगर कोई बच्चा पटना आने की कोशिश करता है, अगर वो आता है तो उसके लिए ऑफलाइन क्लास को अरेंज किया जाएगा। एक्चुअली में जो टीचर है वो डॉक्टर हैं, है ना, एक है, 2 टीचर हैं, एक आपको पटना डेंटल कॉलेज के हैं, है ना, डेंटल कॉलेज के हैं, है ना, डॉक्टर है ये,
डॉक्टर आशुतोष पांडे हैं, और एक है आपके ये डॉक्टर हैं BA MS जो होता है, जो आयुर्वेदिक कॉलेज का जो पढ़ाई होता है उसमें वो PG किए हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर बसंत है ना। तो ये 2 टीचर हैं, मैं दोनों टीचर को लगा दूंगा, एक सुबह में एक शाम में, एक सुबह में एक शाम में, तो बहुत आसानी से 70 to 80% को सिलेबस को हम समाप्त कर सकते हैं आने वाले 3 महीना। इसके बाद आप लोगों ने इतना दिन में कुछ तो कुछ पढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं होगा। जैसे कम से कम मैं मानूं कि अगर इंट्रोडक्शन यूनिट भी अगर बढ़िया से आप लोग पढ़ लिए हैं तो आपका एग्जाम बायोलॉजी की वजह से प्रभावित होने वाला बोर्ड का एग्जाम नहीं है। तो सिलेबस को जहां पर मेरे अंदर कमियां हैं मैं उसको उजागर करता हूं। बहुत लोग अपनी कमियों को उजागर नहीं करता है, लेकिन मैं ये बात बोलता हूं कि इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ काम नहीं कर पाया है ना। लेकिन मेरे पास अभी 3 महीना समय है, अगर आप लोग आएंगे तो मैं उसके लिए काम करा सकता हूँ। ऑनलाइन ये लोग पढ़ा नहीं पा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन के लिए ये लोग फिक्स है कि लोग अपना हॉस्पिटल क्लिनिक में जाना पड़ता है ना। तो ऑनलाइन में होता है कि जैसे कि हम लोग कोई लेक्चर बना रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना, बार बार देखो कि मोबाइल के स्क्रीन को टच करना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लाइट इसका बंद हो जाए। तो ये सारी चीजें थोड़ा तो वो लोग मेहनत नहीं करना चाहता है। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा स्टाफ लोग इधर उधर हो गया है, जिसकी वजह से वो चीज नहीं कर पा रहा है ना। लेकिन फिर भी हम सर लोगों से टाइम लिए हैं कि 15 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि फाउंडेशन बैच का, कि सर अगर 15 से हम देखते हैं सेटअप अगर मेरा तैयार हो जाता है तो ना होगा तो हम वहाँ पर कोई अपना कोई अच्छा सा कैमरा वगैरह ले करके और उनका क्लास जो है मैं अरेंज करने की कोशिश करूंगा। अगर ऑनलाइन व्यवस्था हो जाती है तो अच्छी बात है ना, और नहीं होती है तो आप लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हो है ना, गेस्ट पेपर वगैरह जो भी है वो अपना कर आपको तैयारी कीजिए। कहीं ना बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं इधर उधर, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहे हैं, कोई इधर लिंक से कोई उधर लिंक से काम कर रहे हैं अपना, है ना। चलिए, ये तो हो गया थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन की बात हो गई। अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि क्या क्या सर किया जाएगा। ये तो सिलेबस मैटर पर डिस्कस हो गया था कि सिलेबस को लेकर के आप लोग हड़बड़ाइए मत, है ना। बहुत बढ़िया से सिलेबस खत्म किया जाएगा, है ना। बढ़िया से कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ा दिया गया है और आपको फिर 2 बार 3 बार इधर उधर भटकना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। कंप्लीट काम करेंगे हम लोग। देखो, हम अभी बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे, कंपटीशन सेक्शन की हम बाद में बात करेंगे। कंपटीशन सेक्शन के लिए हम एक और क्लास बनाएंगे सारे टीचर के साथ मिल करके, है ना। देखो, बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें बोर्ड को लेकर के, तो बहुत सारा बच्चा बोलता है कि सर बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या है। अभी हमारे यहाँ 2 बोर्ड की प्रिपरेशन है। एक तो बोर्ड हमारे पास है CBSE बोर्ड है। कौन सा बोर्ड है बाबू? CBSE बोर्ड है। और दूसरा जो बोर्ड के एग्जाम है वो हमारा BSEB बोर्ड है। ये 2 एग्जाम। इसका तो डेट निकाल दिया फरवरी में, और अभी इसका डेट नहीं निकाला है, लेकिन जनरली मैं बता दूं कि CBSE का मार्च से एग्जाम होता है। 30% जो है सिलेबस अभी तक क्या किया है, रिड्यूस कर दिया गया है। अभी CBSE बोर्ड में बोला है कि 30% सिलेबस को क्या कर दिया है, कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया है। बिहार बोर्ड ने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैंने सिलेबस को कम किया है, लेकिन उम्मीद है कि जब एग्जाम वगैरह के होने की जब चांसेस आएंगे कि आने वाले समय में 1 महीने में ये अपना जारी करेगा कि कितना % सिलेबस खत्म किया। लेकिन मैं फिर भी ये बात मानता हूं कि अगर इसमें कोई अधिसूचना जारी नहीं करता है तो कम से कम 30% जो CBSE कम किया है वो ये जरूर करेगा, है ना। तो जो CBSE में पढ़ना है वही हम BSEB को लेकर के चल रहे हैं सिलेबस के हिसाब से। हम लोग जो पढ़ाएंगे वो टोटल पढ़ाएंगे, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड, जो 100% जो सिलेबस है वो पूरा कवर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिलेबस को जैसे कि अब DF बोला के एलिमेंट में है तो बहुत सारा चीज छोड़ दिया है, ऐसा नहीं कि हम लोग उसको छोड़े हैं। या फिर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे बहुत सारा चीजें, जैसे कि सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को छोड़ दिया, बैंड थ्योरी वगैरह सब छोड़ दिया, लेकिन पढ़ाया गया सब कुछ चीजें। तो ये हमारा सिलेबस है, CBSE बोर्ड है, जिसमें 30% रिडक्शन है, और ये मानकर चलेंगे कि बिहार में भी क्या है 30% इसका सिलेबस को रिडक्शन होगा। CBSE बोर्ड के लिए हम क्या करेंगे, है ना। बहुत बार बच्चों का था कि सर CBSE बोर्ड के लिए कौन सा बुक की तैयारी करेंगे, कौन सा क्वेश्चन बैंक लें, कैसे तैयारी करें सर, ये टेंशन है वो टेंशन है। सबसे बड़ी बात है
कि इसको पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए आपके सबसे पहला चीज है कि जो सर आपको कॉपी पढ़ाते हैं, जो सर आपको लेक्चर पढ़ाते हैं, उस लेक्चर का एक कंप्लीटली नोट्स बनाना चाहिए। मैं तो देखने नहीं जाता कि कौन लड़का सब या विद्यार्थी सब कंप्लीट नोट्स बना रहा है, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाइएगा तब तक आपको रिवीजन करने में आसानी नहीं होगी। रिवीजन नहीं कीजिएगा, लिखने का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो बोर्ड एग्जाम में आप नहीं लिख पाइएगा, है ना। तो सबसे पहले तो कॉपी, और वो कॉपी जो सर पढ़ाते हैं, इसमें आप कॉपी में बहुत सारा क्वेश्चन है। इस बार मैंने अपने बच्चों को असाइनमेंट वगैरह नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि एक असाइनमेंट में मिनिमम 300 क्वेश्चन है, ठीक है। अब बच्चा जब कॉपी ही नहीं पढ़ता, 90% बच्चा, मैं बोल दूं ईमानदारी से, बुरा मत मानिएगा, 90% बच्चा तो लेक्चर देखता ही नहीं, लेक्चर ही नहीं देखता। अभी कल मैथ का टेस्ट हुआ था, 20 गो 10 से 12 गो लड़का सब क्या क्या टेस्ट दिया, बताइए। 10, 12, 15 आदमी लड़का टेस्ट दिया है। 100 लड़का में से 10 गो 12 गो विद्यार्थी टेस्ट दिया है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि वो बच्चा बाकी लोग पढ़ रहा है? कॉपी में सारा क्वेश्चन करवा गया। अगर कोई क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन पहले बता दिया, हो सकता है उसका कंसेप्ट लास्ट में दिया गया। तो ये चीजें जब तक आप पूरा लेक्चर नहीं देखिएगा, 1 सेकंड से स्टार्ट होकर के टॉपिक को समाप्त होने तक, तब तक आपको भैया समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या पढ़ाई हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। आप बीच में कहीं बार भी खोले लेक्चर देखे, अरे ये तो प्रॉब्लम बना रहे हैं, अरे ये तो बड़ा टाइम लग रहा है ना। तो इस तरीके से, अरे ये बहुत लंबा लंबा लेक्चर है ना, कौन इतना टाइम बर्बाद करेगा, यूट्यूब पर तो 10 मिनट में बता दिया इस चीज को। तो ये सारी चीजें होती है ना, इन सब चीजों को मत जाइए, कॉपी पढ़िए। एनसीईआरटी कॉपी में 100% करवाया जा रहा है आप लोग के साथ। मैथ वालों को भी देखा कि एनसीईआरटी से डाउट पूछो जितना है। फिर अगर कोई लड़का नहीं भी पूछता है तो पर भी वो बताने की कोशिश करते हैं कि जो भी टफ क्वेश्चन है सारा बता दो, इजी क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में मैं खुद लगभग 90% से ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी से ही करवा देता हूँ, ताकि बच्चे एनसीईआरटी, मतलब ये चीज सोचता हूँ कि अगर बच्चे अंतिम समय में कोई दूसरा तीसरा बुक्स नहीं भी पढ़ पाते तो कॉपी को जरूर कमांड करें, क्योंकि कॉपी में आपका सब कुछ है। कॉपी आपका समुद्र है, सारा कुछ उसमें डाल दिया गया है। तो कॉपी हो गया, है ना। इसके बाद आपको एनसीईआरटी करना है। अब कॉपी में ही एनसीईआरटी करवा दे रहे हैं तो समझिए कि अगर कॉपी बढ़िया से पढ़ लिए तो एनसीईआरटी आपका कितना 90% ऐसे ही खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, कुछ करना ही नहीं। एनसीईआरटी हो गया। अब लड़का बोला कि कोर्स में कॉपी कमांड हो गया, एनसीईआरटी पूरा टच कर लिए। आप इसके बाद क्या करो कि आरिहंत पब्लिकेशन का या ओसवाल पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक आता है। ये क्वेश्चन बैंक जो होता है क्या है, चैप्टर वाइज है ना, टॉपिक वाइज, चैप्टर में भी टॉपिक वाइज करके दिया हुआ है अरिहंत में। तो ये कीजिए काम, फिर ये कीजिए और लास्ट में काम ये कीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एस्पिरेंट बोलता है कि इन तीनों के अलावा तुम फलाना बुक पढ़ लो, तुम चिलाना बुक पढ़ लो, तो आप बिल्कुल भी उस बात को फॉलो मत कीजिएगा। 3 चीज जो टीचर हो, कोई भी टीचर हो, मान लीजिए अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो मैं अपना कॉपी के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे बच्चे जो दूसरे तीसरे जगह पढ़ते हैं तो दूसरे तीसरे कॉपी की बात करेंगे। तो देखिए, कॉपी पढ़िए, जो टीचर पढ़ाता है बढ़िया से, जितना भी पॉइंट लिखवाता है डिटेल पढ़िए, है ना। एनसीईआरटी को फिर उसके बाद रगड़िए। इतना ही काम करने से आपका जेईई मेन और नीट निकल जाएगा। यही दोनों काम करने से बोर्ड में आते हैं तो बोर्ड में लिखना पड़ता है ना। उसके लिए आर्यन पब्लिकेशन का या उस्वाल पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लीजिए और टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आप बनाइए। और बनाने के बाद अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनता है, आप उस क्वेश्चन को पूछिए कि सर ये क्वेश्चन से नहीं बना। हो सकता है कि जिस समय आप मैसेज करोगे कि सर ये क्वेश्चन है, उस समय हम जवाब नहीं दे पाए, हो सकता है कोई काम में बिजी हो सकता है उस क्वेश्चन का जवाब 2 दिन के बाद में दो, लेकिन जवाब आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपकी जवाब नहीं। बहुत सारे लड़के पूछते हैं फोन करके भी, मैसेज करके भी। तो अगर मैं उस समय मूड ठीक रहता है, उस समय काम नहीं रहता है, फ्री रहते हैं, तो उस समय बता देते हैं, नहीं तो 1 दिन के बाद बताते हैं, 2 दिन के बाद बताते हैं, जो भी होता है ना। तो ये 3 काम सीधे करना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। कोई कितना भी कह दे कि अरे आईआईटी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अरे मेडिकल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं करना है। इससे बियॉन्ड जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी।
अगर इन तीनों को छोड़ करके कुछ और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका एग्जाम प्रभावित होने जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज आते हैं बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में भी वही काम करना है। कौन सा काम भैया? आपका सर का पढ़ाया हुआ कॉपी। दूसरा चीज क्या करना है आपको? एनसीईआरटी हो गया। और तीसरा चीज क्या करना है? अभी मैंने पिछले दिन यानी कल की बात है, मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया था। ब्रह्मास्त्र, ये जो ब्रह्मास्त्र दिया गया, मैं अभी सिर्फ केमिस्ट्री का दिया, फिजिक्स का भी है, मैथ का भी है, बायोलॉजी का भी है। स्टेप बाय स्टेप अगला संडे तक ना होगा तो मैं बायोलॉजी का दे दूंगा, ठीक है। इस ब्रह्मास्त्र में क्या है? अब एक लड़का ये भी पूछा था कि क्या सर इस ब्रह्मास्त्र से सीबीएसई बोर्ड का कोई लेना देना है? तो मैं बता दूं कि ब्रह्मास्त्र को दो सेक्शन में बांटा गया है। एक बांटा गया ऑब्जेक्टिव सेक्शन और दूसरा बांटा गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है, इसका जो पैटर्न होने वाला है इस बार सीबीएसई बोर्ड का, इसमें भी 20 जो क्वेश्चन है ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है और इसमें सब बाकी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये ब्रह्मास्त्र आपका काम आ जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका ब्रह्मास्त्र काम आ जाएगा। आगे बात सुनने, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस ब्रह्मास्त्र में जो अरेंज किया गया है, ये बेसिकली ये मानकर बनाया गया है कि ये बिहार बोर्ड के लिए ज्यादा सूट करेगा, है ना। कब तक? जब तक आपको सीबीएसई बोर्ड में ऑब्जेक्टिव का एग्जाम नहीं होता था तब के लिए। तो ये बिहार बोर्ड को मान करके तैयार किया गया था, है ना। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन है उसमें वो पिछले 10 साल 12 साल का जो बिहार बोर्ड है वो सारा पूछा हुआ क्वेश्चन, प्लस में एनसीईआरटी का जितना इनऑर्गेनिक सेक्शन है वो सारे के सारे क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी से है और सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कहीं ना कहीं पूछा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो इसमें सारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपका पूछा हुआ है बिहार का, प्लस में 20% क्वेश्चन एनालिटिकल है। एनालिटिकल का मतलब कि ये चीज की माने गेसिंग टाइप का है ना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो स्टेट फॉरवर्ड जो स्टेट लेवल का जो कंपटीशन का एग्जाम है, जैसे बीसीसी हो गया, है ना, तो उस सब से कुछ क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो ब्रह्मास्त्र जो है, अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड के लिए तो 100% सफिशिएंट है। लेकिन अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो सीबीएसई का क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड होता है। तो सीबीएसई के केस में सब्जेक्टिव तो ठीक है, सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव की रहेगी बात, तो अगर इसमें अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, है ना। अगर इसको कमांड कर लेते हैं तो अगर 10 गो क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 को पूछता है अगर सीबीएसई, तो उसमें 8 को क्वेश्चन 10 को क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बनाने की प्रवृत्ति आप में आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और कॉपी बढ़िया से कमांड है तो इसको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ब्रह्मास्त्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सिर्फ कॉपी अगर और एनसीईआरटी कमांड है बढ़िया से तो। लेकिन बच्चों को भाई मसाला चाहिए, है ना, कि सब थोड़ा गैस पेपर चाहिए, है ना, थोड़ा एटम बम चाहिए, है ना, ये फलना चाहिए, वो ढकना चाहिए, ये चीजें। तो ये लास्ट में हम लोग देते हैं अपने बच्चों को कि लास्ट में 3 महीना 4 महीना जो टाइम है उसमें जम करके प्रैक्टिस करें। तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे कॉपी पढ़ो, एनसीईआरटी को जम करके पढ़ो और ब्रह्मास्त्र को जम करके पढ़ो, इससे ज्यादा नहीं करना है। और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इससे ज्यादा नहीं करना है। इसमें 10 साल का क्वेश्चन बैंक भी है। लास्ट में हम लोग जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, है ना, ये तो हो गया, पता चल गया क्या क्या करना है सीबीएसई वालों के लिए। कॉपी जम के, एनसीईआरटी जम के और आर्यन पब्लिकेशन और या उस बार पब्लिकेशन का चैप्टर वाइज ले लो और इसको जम करके तैयारी करो। इससे ज्यादा आगे बढ़ने की मत कोशिश करो। अगर इससे ज्यादा करते हो तो आपके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा। कम चीज को बार बार पढ़ोगे, बार बार लिखने की कोशिश करो, है ना। लिखावट भी बहुत बड़ा मायने रखता है। बढ़िया से हैंड राइटिंग कीजिएगा तभी जाकर के अच्छा बनेगा, है ना। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं जरा सा हम लोग टेस्ट सीरीज पर। देखो टेस्ट की अगर हम बात करें, टेस्ट सीरीज, एक तो नॉर्मल टेस्ट आपका चल ही रहा है, नॉर्मल टेस्ट आपका हो रहा है। ये टेस्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का हो रहा है।
ऑब्जेक्टिव टाइप हम लोग इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि बिहार बोर्ड में भी 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई में भी 20% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया है, मतलब कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है ना। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का परसेंटेज क्वेश्चन बढ़ा है, हो सकता है कि सीबीएसई में 50% कर दे, हो सकता है कि बिहार में 70% ऑब्जेक्टिव कर दे, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है ये, है ना। हो सकता है कि ऑफिशियल जब तक न्यूज नहीं आता है तब तक हम लोग नहीं बता सकते ना, लेकिन उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का जो दायरा है उसको बढ़ाएगा। ठीक है। अब देखो टेस्ट सीरीज जो होगा वो आपको नवंबर के फर्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, नवंबर के फर्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले दो दो चैप्टर, तीन तीन चैप्टर को लेते चलेंगे, है ना। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा वो चैप्टर, ये जैसे ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा ये नॉर्मल टेस्ट को हम लोग खत्म कर देंगे, है ना। और ये टेस्ट में लगभग एक सप्ताह का टाइम लगेगा। इस टेस्ट सीरीज में लगभग मिनिमम 12 से लेकर के 15 को टोटल टेस्ट हम लोग लेते हैं। ये जो टेस्ट होगा ये बिल्कुल आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि क्लासरूम में बैठ करके। अब देखो एक और बात बता दो, बुरा नहीं मानना सब लोग, ठीक है। टेस्ट जो हम लोग ये ले रहे हैं, ये टेस्ट में, इस टेस्ट में जो बच्चों का जो परफॉर्मेंस मेरे को देखने को मिल रहा है, जिन बच्चों से उस तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं था वो बच्चे जो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नंबर ला दे रहे हैं, और जिन बच्चों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था वो बच्चे या तो टेस्ट नहीं दे रहे हैं और या वो बच्चे जो है उनका मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी वो कैसे दे रहे हैं टेस्ट, ईमानदारी पूर्वक है, ईमानदार है कि क्या है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप यदि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ईमानदारी से अगर 15 प्लस क्वेश्चन भी बना रहे हैं तो समझिए कि आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कोई बच्चा 20 प्लस में जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। अगर 25 प्लस में अगर बच्चा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा है 25 से 30 के बीच में, तो समझिए कि आने वाले अगर 35 क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो बच्चा का 35 में 34, 33, 32 इस तरह से सही होने जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम से लेवल थोड़ा ऊंचा दिया गया, हुआ था ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा, कभी कभी होता है कि लेवल टॉप कर दिया, है ना, इस वजह से थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ा कर देते हैं। तो ये जो ऑफलाइन टेस्ट होगा, अब देखो इसमें क्या होगा, अभी जो मैंने आपको गेस्ट पेपर दिया ब्रह्मास्त्र का, गेस्ट पेपर एक प्रैक्टिस पेपर है ना, तो उससे ही उसी से सारा कुछ, इसमें जो टेस्ट में जो क्वेश्चन जो रहेंगे, ये जो क्वेश्चन वो क्या रहेगा, वो प्रीवियस ईयर के 10 से 12 साल का पूछा हुआ जो क्वेश्चन रहेगा। 10 इयर्स बिफोर एग्जाम, जैसे कि आप 2021 में एग्जाम दोगे तो 21 से पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को छाट के इसमें आपको डाला जाएगा। ब्रह्मास्त्र में जितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वही से क्वेश्चन डाले, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में ही सारा पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोगों ने अरेंज कर दिया है। तो क्वेश्चन में देखिए अभी से ही आप प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट सीरीज होगा तो उसी से क्वेश्चन रहेगा, ब्रह्मास्त्र से क्वेश्चन आएगा, कॉपी से क्वेश्चन आएगा, कॉपी आपका कमांड है, तो ये चीज आपका होने वाला है। इस टेस्ट सीरीज के दौरान क्या होता है कि इस टेस्ट सीरीज में आपको मैं बता दूं, इसमें जो क्वेश्चन जो अगर मान लो 70 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछते हैं, इस 70 मार्क्स में हम लोग का अपना टारगेट रहता है कि कम से कम 50 मार्क्स का क्वेश्चन को आसानी से बच्चों को टैली करवा दें, लड़ा दें क्वेश्चन में, 70 में 50, ये हम लोग का अपना अभी तक तो ऐसा ही होते आया है ना। एक साल सिर्फ गड़बड़ा गया था 2018 में, है ना, नहीं तो बाकी एग्जाम में इतना मार्क्स का हर सब्जेक्ट से लगभग करा देते। मैथ में गेस लड़ता नहीं है ना, केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव नहीं लड़ता है, बट फिर भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला करके लगभग हम लोग इतना काम करवा देते हैं। इसलिए जो टेस्ट सीरीज होगा वो प्योर बोर्ड पैटर्न का होता है, और इसमें जो होता है वही सब क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आने की संभावनाएं क्या हो, मैक्सिमम, ताकि हमारे बच्चे उसी क्वेश्चन को यहाँ पर कोचिंग में भी प्रैक्टिस करें और वही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको क्लासरूम में, मतलब कि एग्जाम हॉल में आपको क्या करेगा, मिल जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत जबरदस्त एक फैक्टर है जो आपके बोर्ड में मार्क्स को क्या करेगा, इनहांस करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है। अब बात ये होगी कि सर हम लोग का क्लास तो खुल नहीं रहा है, तो हम लोग क्यों आएंगे सर, पटना में हम लोग आ रहा नहीं है, तो क्या ये टेस्ट सीरीज क्या ऑनलाइन व्यवस्था हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चों का ऑब्जेक्टिव चेक करना, सब्जेक्टिव चेक करना या पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव तो आता है तो आदमी चेक कर देता है, लेकिन सब्जेक्टिव चेक करना पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझ में,
तो उसके लिए हम लोग देखिए, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी बात अलग है। जो टेस्ट यहाँ पर होगा, जैसे मान लो कि आज 5 अक्टूबर है, हो सकता है कि मान लो कि 6 अक्टूबर को टेस्ट होने वाला, पहला टेस्ट होने वाला सपोज, है ना। तो ये क्लासरूम में पहले टेस्ट होगा और इसके बाद आपको 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को यही टेस्ट पेपर आपके ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा, पीडीएफ के फॉर्म में जाएगा। आप वहां से क्वेश्चन देखिए, बनाना है बनाइए, या सारा क्वेश्चन को अपना तैयार करिए। मैं 12th क्लास के बच्चों को ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पटना में आओ, पहले मेरी बात सुन, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, पटना आना चाहते हैं, ये कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप आना चाहते हो पटना में तो अपने गार्जियन का परमिशन ले लीजिए और पटना में आइए। क्लास आपके नहीं चलेंगे, लेकिन आप 10 से 12 जो टेस्ट, आप 12 से 10 से 15 जो टेस्ट देते हैं, इस टेस्ट में पिछले जितने भी 6 महीने से 7 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से रिचार्ज हो जाइएगा, है ना। मतलब कि अभी अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, 4 महीने टाइम है, और ये आप माइंड सेट कर लीजिए कि हमको छुट्टी में घर नहीं जाना है, 4 महीने के बाद ही घर जाएंगे, है ना। तो पिछले 6 महीने में जो भी आपको लगा कि थोड़ा बहुत डाउट्स है ना, ये चीज समझ में नहीं आया है, चलो सर है, तो मैं बता दूं कि जो भी बच्चे पट्टा में आएंगे वो पढ़ रहे हैं, अगर उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, कहीं डाउट्स है, वो आकर अपना पूछ सकते हैं। कोई भी टेस्ट का पेपर है वो आकर के अपने डिस्कशन कर सकते हैं कि सर ये टेस्ट में ये क्वेश्चन नहीं बना। तो जो भी बच्चे हैं पटना में, है ना, या पटना आने वाले हैं, चाहे आ रहे हैं, तो उनको मैं आने से रोक भी नहीं सकता हूं मैं, है ना। लेकिन कोचिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, है ना, कि आप क्यों आ गए। अगर आप आ गए हो तो आप आ करके अपने डाउट्स अपने टीचर से पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन भेजिए, है ना, सप्ताह में 2 दिन डाउट के लिए मैथ को लगा देंगे, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन बायो, 2 दिन केमिस्ट्री लगा देंगे, आप आ करके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज तो थोड़ा बहुत जो डाउट्स है 2-4% वो क्लियर हो जाएंगे, प्लस आपके रेगुलर टेस्ट हो जाएंगे। और कभी कभी मोटिवेशन क्लासेस जैसे 10 दिन पर 15 दिन पर आप लोगों को बुला करके क्लासरूम में सारे टीचर मिल करके आपको थोड़ा सा मोरल सपोर्ट कर देगा कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाती है। दूसरी चीज है, बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश का क्या होगा। आप आ जाओगे तो इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद होता है कि 15 अक्टूबर से लगभग 90% चांसेस है क्लास स्टार्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि अगर आने के बाद अगर इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है आपका कहीं ना कहीं, तो आप इंग्लिश पढ़ लो। देखो रूम में रह कर पढ़ते हो, है ना, तो सेफ्टी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक कंपटीशन का जो माहौल है, कॉम्पिटिटिव जो माहौल है, अरे बच्चा कर दिया, वो बच्चे को कर दिया, लोगों को लगता है कि हमको भी ये करना चाहिए। तो जब 2-4-10 बच्चों के बीच में आइएगा, बैठिएगा, उठिएगा, मिलिएगा, जुलिएगा, पढ़ाई के टॉपिक को लेकर के, तो थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस अलग से बनता है कि नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये जानता है, हम उससे 2 अक्षर ज्यादा जानते हैं, है ना, ये बच्चा 1 चैप्टर कंप्लीट किया, मैं 2 चैप्टर कंप्लीट किया हूँ, तो आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी लोग करता है और आगे की तरफ मतलब उसको लगता है कि नहीं हम बेहतर कर रहे हैं, चाहे मेरे अंदर एक भावना डेवलप हो रही है कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, चाहे ये करना चाहिए। तो इंग्लिश का आ जाएंगे तो इंग्लिश का भी कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाएगा आपके लिए, है ना। और दूसरी चीज, आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट भी कर लीजिएगा, ये चीज आपके लिए 100% बेनिफिटेड हो जाएगा एग्जाम के आगे बसन में। तो ये चीजें आपके हो गए, है ना, कि क्या हम करेंगे, क्या हम नहीं करेंगे, ठीक ना। ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है ही नहीं मेरे भाई, है ना। अच्छा, दूसरी चीज सेंटअप एग्जाम की बात कर दूं मैं। सेंटअप टेस्ट में जो भी बच्चे देते हैं उनको कोई फेल नहीं करता है ना। नोटिस मिलेगा कि जो बच्चे फेल कर जाएंगे उनको जो एग्जाम में फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, बेटे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, है ना। आप अपना अटेंडेंस क्लियर कीजिए, है ना, जाकर आप अपने आप को अटेंड कीजिए, है ना। बिहार बोर्ड को तो शर्म आनी चाहिए कि ये पिछले 8 महीना में कुछ पढ़ाया नहीं है, और नहीं पढ़ाने के बावजूद कह रहा कि हम सेंटअप टेस्ट लेंगे तो फलाना टेस्ट लेंगे, तो फलाना टेस्ट लेंगे, है ना। वो बच्चों को जो भी 2-4 महीना जो टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, उस बच्चों को बर्बाद करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है ना। ये चीज है, इसको डायरेक्ट एग्जाम लेना चाहिए, अगर फरवरी में एग्जाम ले, बल्कि इसको तो अप्रैल और मई में एग्जाम लेना चाहिए। 1 महीना के अंदर साले तुम रिजल्ट दे देते हो, तुमको सोचना चाहिए कि अरे बच्चों के पास थोड़ा टाइम दे दें, है ना। अरे तुमको जरूरी है कि फरवरी में ही तुम एग्जाम लोगे और फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में तुम रिजल्ट दे दोगे तो बहुत बड़ा महान तो तुम बन नहीं जाओगे। बिहार बोर्ड ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड के तमगा लगो कि सबसे सुपर डुपर ये पूरा इज्जत तो ले लिया है, पूरा
इंडिया में इंसल्ट करा के रख दिया ये बिहार बोर्ड जो है ना, जानने से पता नहीं कहाँ कहाँ से सचिव आ गया है, कौन कौन आ गया है, उल्टा पुल्टा हरकत सब कर रहा है। तो बात देखिए वो नहीं है, बात है कि बिहार को कभी मतलब कि हमेशा से नीच देखा गया है, नीच दिखाता है लोग समाज में, है ना। यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ के विद्यार्थी मेहनती है, लेकिन इनके लिए सरकार, खास करके हम लोग की जो सरकार है, कोई भी सरकार हो इसमें, है ना, वो विद्यार्थियों के लिए, यूथ के लिए कोई काम ही नहीं करती। वो यही नहीं चाहती कि हम क्या ऐसा करें ताकि हमारा यूथ जो है सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने, वो कुछ अच्छा कर सके। आप सोचिए कि अभी 14 सितंबर से एग्जाम दे दिया है, 14 अक्टूबर से सेंटर का, क्या पढ़े हैं बिहार बोर्ड सरकारी स्कूल में, क्या पढ़ा है सरकारी स्कूल में। मान ली कि आपके पास पैसा है तो आप कोचिंग में अफोर्ड कर लेते हो। पहले तो लोग सोचता था कि अरे फ्री में पढ़ा रहा है ऑनलाइन में, अब तो फ्री में भी ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा है। शुरुआत में 1-2 महीना फ्री में पढ़ाया था सब टीचर सब, वो लोग फ्री में भी नहीं पढ़ा रहा है ना। अब बच्चे को बताइए, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसके गांव में नेटवर्क नहीं है, वो बच्चा कैसे ऑनलाइन पढ़ेगा। और अभी कह रहा है कि एग्जाम लेंगे, और भी कह रहा है कि एग्जाम में जो बच्चा फेल करेगा उसको हम फॉर्म भी नहीं भरने देंगे, चाहे उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। बताइए, सरकार को कम से कम अप्रैल और मई में एग्जाम लेना चाहिए था। अप्रैल में कम से कम, अप्रैल के फर्स्ट वीक में और मई के लास्ट तक तुम्हारा रिजल्ट देना। पहले भी तो यही होता था, मई के लास्ट वीक में रिजल्ट मिलता था या जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट मिलता था। उससे क्या होगा कि विद्यार्थी को एक टाइम मिल जाएगा। भाई विद्यार्थी जो थोड़ा डरा हुआ है, वो विद्यार्थी अपने आप को मिल जाएगा मौका तो अपने आप को संभाल सकता है। ये चीजें बिहार के माइंड में नहीं है। उसको अभी है सरकार बनाना, इलेक्शन कैसे जीता जाए इस पर वो मंथन कर रहा है। आपकी पढ़ाई कहाँ जा रही है, आप क्या कर रहे हैं, आपको उससे मतलब नहीं है। क्योंकि एक बार वोट दे दीजिएगा तो 5 साल आपको बेवकूफ बनाएगा, और बनाता ही है। तो ये है दोस्तों, किस तरह से हम लोगों ने देखा हम लोग को कैसे पढ़ना चाहिए। मैं एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है सिलेबस को लेकर के। दूसरा चीज, जो भी सर पढ़ा रहे हैं, जो भी सर कह रहे हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, है ना। ये पिछले 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है जो हम लोग आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको खुश करने के लिए बात बोल दिए। तीसरी चीज ये है कि अपना टाइम टेबल सुधारिए, है ना। टाइम टेबल का मतलब ये हो गया, टाइम टेबल का जैसे अगर आपको लगता है कि लेक्चर जो है टाइम पर नहीं मिल पाता है, तो स्वाभाविक से भाई हम लोग थोड़ा बिजी हो गए, है ना। एक और मैं बात बता देता हूँ, मैथ का लेक्चर आज भी नहीं मिलेगा, यानी मंडे को भी नहीं मिलेगा और ट्यूसडे को भी नहीं मिलेगा। सर की, मैथ वाले सर की वाइफ की तबीयत थोड़ा खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा उनको हॉस्पिटल आना जाना पड़ रहा है, ठीक ना। इसीलिए 2 दिन यानी आज और कल नहीं मिलेगा मैथ का लेक्चर, है ना। जो पीछे पढ़े हैं उसी को रिवाइज कीजिए, है ना। आज तो केमिस्ट्री का भी नहीं मिला, फिजिक्स का आपको मिल जाएगा, केमिस्ट्री फिर आपको कल से मिलेगा, ठीक है। आज मैं सोचा कि चलो बच्चों को बता देता हूँ। देखो टाइम टेबल में कुछ नहीं है। अभी मैं बता दूं कि अगर आप पढ़ रहे हो तो लेक्चर जो है, एवरेज लेक्चर का जो ड्यूरेशन है 1 घंटा का लेक्चर है। अब 3 गो पेपर है तो कभी होता है कि मैथ जो है आपका 1 घंटे के आसपास रहता है, 1 घंटा से 2-4 मिनट कम रहता है। केमिस्ट्री में 1 घंटा प्लस रहता है, फिजिक्स में भी 1 घंटा प्लस का लेक्चर रहता है। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हम 5 घंटा 5 आवर जो है ये आपको लेक्चर देखने में टाइम लग जाता है, और उसको लेक्चर को कंप्लीट करने में, मतलब कि नोट्स वगैरह करने में लगभग 2 घंटा और टाइम, मान लीजिए 7 घंटा का टाइम लग जाता है। अब आपको पढ़ना इस तरीके से है कि लेक्चर देखते समय ही पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाते समय पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के दौरान ही आपके अंदर माइंड में डेवलप होना चाहिए कि हम इस लेक्चर को अंतिम बार पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि इस लेक्चर को या इस टॉपिक को, इस नोट्स को हम अंतिम बार पढ़ रहे हैं, कि लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं। याद कीजिए, लास्ट टाइम कोई भी आदमी चैप्टर को कब पढ़ता है, सिलेबस को कब पढ़ता है, जब उसको एग्जाम देना, है ना। ये माइंड से नहीं, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि उसको ऐसे पढ़िए ताकि पढ़ने के बाद अगर कल एग्जाम हो जाए तो उससे आप क्वेश्चन नहीं छोड़े, है ना। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 1.5 महीना टाइम पहले ही ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं, मार्च से लेकर के 15 मई तक, है ना। तो ये चीज को हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और वो टाइम कौन मैनेज करेगा, वो टाइम आप मैनेज करेंगे, वो टाइम को हम मैनेज करेंगे, है ना। इसलिए इतना करने के बाद, इतना कम से कम अभी आपको मिनिमम लेक्चर को मिला करके, है ना, कम से कम 8 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा। 8 घंटा डेली आप पढ़िए, है ना।
लेक्चर कंप्लीट करने के साथ साथ अगर 5 घंटा में लेक्चर कंप्लीट हो जाता है बढ़िया से, तो उसको 3 घंटा और ऐड कीजिए और उसको पढ़िए, तभी जाकर के, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अगर यही अगर टाइम अगर आपका अप्रैल या मई में एग्जाम लेता है ना, तो हम आपको नहीं बोलते अभी 8 घंटा पढ़ने के लिए, बल्कि आपको 6 ही घंटा बोलते पढ़ने के लिए। लेकिन अभी पढ़िए इसको, है ना, क्योंकि आपको 2 महीने टाइम नहीं मिलने जा रहा है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करने का। ये चीज को हमेशा ध्यान रखें, है ना। तो 8 घंटा आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, हर बार टीचर पढ़ाता है तो उसको अपने विद्यार्थियों से एक एक्सपेक्टेशन रहती है ना, कि कौन कौन विद्यार्थी जो है बहुत अच्छा करेगा, है ना। जैसे पिछले साल भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था हम लोग के यहाँ से सौरभ कुमार, है ना। इस बार भी हम लोग को बहुत उम्मीद था, है ना, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे करेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा हम लोग को निराशा हुआ है, अच्छे अच्छे बच्चे उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं ना। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं सारे बच्चों को नहीं बोलूंगा पटनाने के लिए, है ना, लेकिन मैं जिन बच्चों से लगता है उम्मीद की रिजल्ट उनका बेहतर हो सकता है अगर 10 दिन आ जाएंगे, तो उसमें से 5 से 7 ऐसे बच्चे हैं, है ना, जिनको मैं पर्सनली फोन करके बोलूंगा। यहाँ पर नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि मैं बुलाऊंगा फोन करके, है ना। बुलाऊंगा कहने का मतलब उनसे बात करूंगा 2-2 मिनट। अगर वो पटना आ जाएंगे तो वो पहले ही वाले फॉर्म में आ जाएंगे, जिस तरह से 11th में उनका फॉर्म था, है ना, उस तरह से फॉर्म में वो आ जाएंगे, है ना। सबको नहीं बुलाऊंगा मैं, क्योंकि सबको बुलाने के बाद सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं नहीं, सारे बच्चे उस लेवल के मेहनत करते नहीं है। तो जिन बच्चों से उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट टॉप करने का या स्टेट टॉप करने का, उन बच्चों से मैं एक बार जरूर कांटेक्ट करूंगा मैं, है ना, और कांटेक्ट करके उनको बुलाने की कोशिश करूंगा कि ये आने वाले समय में ये डिटरमाइंड होकर के आइए कि आपको कोई फेस्टिवल में घर नहीं जाना है। तो वैसे 8-10 बच्चे हैं मेरे टीम में जिनको मैं बुलाने की कोशिश करूंगा। अगर वो आ जाते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, ऑफलाइन टेस्ट दे देंगे, डिस्कशन हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएंगे और बहुत बढ़िया से अपने बोर्ड से एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। बाकी सारे बच्चों जो भी हैं गेस्ट पेपर दे दिया गया है, क्या क्या पढ़ना है वो सारा कुछ बता दिया गया है। आप लोग इस चीज पर अमल कीजिए, है ना। देखिए, कोई भी विद्यार्थी हो ना, कोई भी काम करना हो, उसके लिए आपको जुनूनी बनना पड़ता है। और ये जुनून जो होता है ना, कोई टीचर नहीं आपके अंदर डेवलप कर सकता है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है, जो मोटिवेशनल स्पीच देता है, वो आपको डेवलप नहीं कर सकता है। जिस दिन आपके माइंड में ये बात सेटअप कर जाएगी, हमें ये काम करना है ना, आप उसको कीजिएगा। ये सिंपल से फंडा है, आप जरा सोच लीजिए। जैसे कहीं पर भी आप मान लो घर से बाहर निकलते हो और आपको बोला गया कि सब्जी मंडी से जाओ, सब्जी खरीद कर लाओ, तो आपका टारगेट हो गया कि हमको जाना है और सब्जी खरीद करके लाना है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ से हम मार्केट सब्जी मंडी है और यहाँ से आप गए और गए और डायरेक्ट यहाँ से सब्जी लेकर चले आए? कभी भी नहीं होता है। आप कभी जा रहे हैं तो कभी रास्ता में स्पीड आपका फास्ट है, कभी स्पीड स्लो है। यहाँ पर दोस्त का घर है तो बोले चलो थोड़ा सा दोस्त से मिल लेते हैं, फिर घर जाए। ये चीजें होती है। मतलब ये चीज है कि आप डिंग डोंग करते हैं फिर भी आप अपने टारगेट को पहुंचते हैं। यहाँ से सब्जी लेना है, सब्जी लाना है। ठीक उसी प्रकार से ये माइंड में सेट कर लीजिए कि मुझे ये काम करना है तो करना है। उसके लिए एनर्जी डेडिकेशन जो है आपको सेल्फ क्रिएट करना पड़ेगा। कोई टीचर नहीं बोलेगा कह रहे तुमको पढ़ना है, तुम पढ़ो, तुमको पढ़ना है, तुम पढ़ो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेस्ट होता था, ऑफलाइन जो टेस्ट होता था, उसमें उनका परफॉर्मेंस नीचे से रहता था और अब टेस्ट ऑनलाइन हो रहा है तो उन बच्चों का परफॉर्मेंस ऊपर से रहता है। जान, अब मैं देखने तो नहीं जा रहा हूँ कोई बच्चा चीट करके ला रहा है या बहुत सारा बच्चा आपस में ग्रुप बना लिया है कि तुम 5 क्वेश्चन तुम सॉल्व करना, 1 से लेकर के 5 तक, 5 से 10 हम सॉल्व करेंगे, 10 से 20 तुम सॉल्व करना, फिर जब सारा सॉल्व हो जाएगा तो एक के बार मिला करके भेज दिया जाएगा। क्योंकि बहुत इस बार देख रहे हैं कि बहुत लोगों का मार्क्स सेम आ जा रहा है, बहुत लोगों का। तो मैं इनको ये भी नहीं बोल रहा हूँ चोरी कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं बोल रहा हूँ पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। हो सकता है कि घर पर गए हों,
अपने आप को अंडरस्टैंड किया हो, अपने आप को चेंज किया हो, तो पढ़ने में आ गया, हो सकता है अपने अंदर जुनून डेवलप किया हो, है ना। लेकिन मेरे नजरों के सामने नहीं है, तो मैं विश्वास कर भी सकता हूँ, विश्वास नहीं भी कर सकता हूँ। अगर मैं विश्वास करूँ या ना करूँ, विद्यार्थी के अंदर विश्वास है कि नहीं, सर को बोलने से उससे क्या फर्क पड़ता है, हम अपनी मेहनत से किए हैं, हमारा जुनून है, हम उस लेवल से किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेरे भाई कि अपने अंदर एक जुनून डेवलप करो, टारगेट फिक्स करो, है ना। मैंने बार बार बोला कि कोई टीचर, कोई इंस्टीट्यूशन, दुनिया की कोई भी बढ़िया यूनिवर्सिटी आपको सक्सेस नहीं दिला सकती है जब तक आप खुद सक्सेस के लिए तैयार नहीं रहोगे। आई बात समझ में मैंने क्या बोल रहा हूँ। कोई भी फैकल्टी, कोई भी बढ़िया इंस्टीट्यूशन, कोई भी बढ़िया यूनिवर्सिटी, कोई भी बढ़िया मास्टर आपको सक्सेस नहीं दिला सकती है। इस चीज की गारंटी नहीं है कि आप मेरे से पढ़िएगा तो सक्सेस कर जाइएगा। ये टोटली डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आप पर। इसलिए आप अपने अंदर की चीज पहचानिए। 16 साल, 15 साल से लेकर के ये आपको 25 साल का जो एज होता है, इसी एज में जितना भी क्रिएचर होते हैं, जो क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, जिनको कुछ करना होता है, इसी एज में करते हैं। 25 के बाद नहीं, 25 के बाद जो करता है ना, या तो पॉलिटिशियन बनेगा या नेता बनेगा, इस तरह का कुछ लोग बनता है ना। लेकिन 15 से 25 के बीच में जो होता है ना, ये लोग क्रिएटर होता है। ये कुछ दुनिया को हट करके दिखाता है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि इसी एज में आपका पूरा एनर्जी भरा पड़ा हुआ है। इसके बाद एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। नहीं तो कभी भी इस एज को भाई बात बर्बाद मत करो, ठीक ना। इसको बढ़िया से उपयोग करो, आप तभी जाके पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं पॉसिबल होगा। ये हमेशा इसको ध्यान रखिए। इधर उधर की बातें पे ध्यान मत दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग आजकल तो ट्रेंड चल गया है ना, रिलेशनशिप है, कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई पार्शियल है, कोई परमानेंट रिलेशनशिप में है। मैं आपको बोलूं, ये रिलेशनशिप कोई काम आने वाला नहीं है, ये सब टेम्पोररी है ना। ये कहीं ना कहीं आपको छोड़ेंगे। आपसे जब तक फायदा है वो तब तक आपके साथ है। जिस दिन आपका क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रॉय होने लगेगा, आपका करियर डिस्ट्रॉय हो, आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो, तो क्या करेंगे ये लोग, आपको धीरे धीरे आपको छोड़ना स्टार्ट करेंगे, और फिर लास्ट में आप अकेले हो जाइएगा। और याद कीजिए वो दिन कभी कि एक समय था कि हम इतने लोगों के साथ रहते थे, ये लोग मेरे साथ था, ये मेरे साथ था, आज मेरे साथ कोई नहीं। तो उन सब चीजों को भाई साइड में रखो, सेकेंडरी रखो, उसको प्राइमरी कभी मत मानो। चाहे वो दुनिया की चाहे कितना भी खूबसूरत इंसान क्यों ना हो, या दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान क्यों ना हो, अभी उसको साइड रखो। अभी आपका सबसे बड़ा पावर है जो वो है आपका करियर। करियर बन गया एक बार तो फिर आपके पास आने वाले लोगों की लाइन लग जाएगी। जहां खड़ा होइएगा वहीं से आपका लाइन, क्या बोलते हैं दूसरे डायलॉग बोलता है कि मैं जहां से खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आपके लिए वही चीज है। आप अपने आप को पहचानिए, गोल फिक्स कीजिए, अपना टारगेट फिक्स कीजिए, और उसके लिए काम कीजिए जुनूनी बन करके, तभी पॉसिबल है। अगर नहीं कीजिएगा तो कोई पॉसिबल नहीं, जहां तक मेरा मानना है ना। हम अपने लाइफ में देखें, मैं एक सक्सेसफुल इंसान नहीं, क्योंकि मेरा जो गोल था, जो मेरा जो टारगेट था, मैंने कभी उसको अचीव नहीं कर पाया। कोशिश बहुत बार किया मैंने, एक दो बार नहीं 5 बार कोशिश, 5 बार मैंने कि +2 करने के बाद 5 साल तक मैंने कोशिश किया, लेकिन मैंने अभी तक सक्सेस नहीं गेन किया। ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा प्राइमरी काम कभी रहा ही नहीं था, ये सेकेंडरी काम है, मजबूरी में कर रहा हूँ मैं कि भाई अगर लाइफ मिला है तो जिंदा तो रहना ही पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए कुछ खाने पीने की जरूरी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। तो मैं बस ये रोटी कपड़ा मकान के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास अब समय नहीं है उस तरीके का कि मैं आप लोग जैसा 18 घंटा पढ़ सकता हूँ, 12 घंटा पढ़ सकता हूँ। ठीक है ना, चीज याद रखिए, आप लोग कर सकते हैं, इसलिए आप लोग को बोला जा रहा है। और इस स्टेज में बचा करके रखिए अपने एनर्जी को, इधर उधर डिस्ट्रॉय मत कीजिए, है ना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। आप लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग आज से जो, जैसे हम लोग के क्या मतलब, हम लोग के समय में भी गवर्नमेंट जॉब का आना जाना, जैसे हम लोग 8, 9, 10 में पढ़ते थे तो उस समय देखते थे कि रेलवे का खूब वैकेंसी आता था, सरकारी नौकरी का खूब, हर संडे को रेलवे का एग्जाम होता था। अब सारा एग्जाम कैंसिल होने जा रहा है,
यानी कि सरकारी नौकरी तो नहीं के बराबर है, 1% भी मैं नहीं बोल सकता कि सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस है। तो प्राइवेट सेक्टर में भैया जाइएगा, वो तभी लेगा जब आपके पास टैलेंट रहेगा, और वो टैलेंट बनाइए, वो आपको करना है, वो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो कोई दूसरा टीचर नहीं कर सकता है, बाकी मम्मी पापा नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, मम्मी पापा, टीचर, फैकल्टी, कोचिंग संस्थान, इंस्टीट्यूशन और स्कूल कॉलेजेस, ये आपको एक माहौल दे सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं यही तक छोड़ता हूँ, ठीक है ना। आप लोग जो है पढ़िए उस चीज को, और इधर उधर भटकने की कोशिश मत कीजिए। फलाना ये पढ़ा दिया, चिलाना ये पढ़ाया, चिलाना ने उस दे दिया, वो कोचिंग वाला ऐसे किया है, ये कोचिंग वाला ऐसे किया है, ये सब मत कीजिए। विश्वास रखिए, है ना। यही पढ़ाई पढ़ करके 93% बच्चा और 100% बच्चा फर्स्ट डिवीजन भी किया है। यही पढ़ाई को पढ़ करके डिस्ट्रिक्ट टॉप भी किया है, और एक दो नहीं, दूसरे जगह भी हम लोगों ने काम किया है, वहां से भी बच्चे बहुत सारे निकले हैं अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है ना। किसी से कंपैरिजन मत कीजिए, है ना, कि फलना की कोचिंग में क्या हुआ, मेरे कोचिंग में क्या हुआ, फलना ने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा। हर लोगों का अपना पढ़ाने का तरीका है, हर लोगों को अपना सिखाने का तरीका है, और हर टीचर यही चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे। कोई टीचर ये चाहेगा कि मेरा बच्चा पढ़ा रहे, मेरा बच्चा फेल कर जाए, कोई नहीं चाहता है ना। इसलिए इधर उधर की बातें नहीं, माइंड सेट कर लीजिए। जिनको पढ़ना आना है वो आइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन क्लासेज ऑनलाइन ही चलेंगे, और आपको डाउट से किसी प्रकार का आता आकर के टीचर से कंसल्ट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगा नवंबर के फर्स्ट वीक से। जो पटना अवेलेबल है, पटना में आ चुके हैं, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं हैं, जो घर पर हैं, उनको टेस्ट के नेक्स्ट दिन उनको पेपर मिल जाएगा, वो अपना आप पढ़ेंगे। जितना भी 10-12 टेस्ट होगा उसी में सारा गेस क्वेश्चन पढ़ा रहेगा आपका, अलग से गेस क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है। मैं आप गेस क्वेश्चन दे दूंगा, मैंने ब्रह्मास्त्र दे दिया, उतना कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद जो भी टेस्ट पेपर में आएगा वो सारा आपको गेस ही गेस रहेगा ना, तो उसको कंप्लीट करना है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सीबीएसई बोर्ड वाले कॉपी, एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक, इसके अलावा कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मारने जा रहा है, ये जान लीजिए। क्योंकि बहुत चीजों पढ़ने से ज्यादा है कम चीजों को बार बार पढ़ना, कम चीजों को बार बार रिविजन करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास से मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को खत्म करके इनऑर्गेनिक को हम लोग पढ़ेंगे, और 15 अक्टूबर से आपका स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म में जहां पढ़ाए हैं, तो आइसोमेरिज्म को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। उससे पहले नोमेनक्लेचर को रिवीजन कर लीजिएगा। आइसोमेरिज्म को रिवीजन, आइसोमेरिज्म में 5-6 क्लास देंगे, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। देखो ऑर्गेनिक से क्या है ना, कि ऑर्गेनिक एक दूसरे से 100% जुड़ा हुआ है। अगर 11th का ऑर्गेनिक नहीं क्लियर है तो 12th नहीं समझ में आएगा। लेकिन वैसे अगर मैं बोल दूं कि अगर सिर्फ 12th का पढ़ा दें, तो 12th को पढ़ाने के लिए बाद 10 क्लास पीछे पढ़ाएंगे, है ना, तो सारा 12th कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, छोड़ना नहीं है, डिटेल करेंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों को जेई और नीट की तरफ भी ले जाते हैं, है ना। तो यह नहीं कि बच्चों को पढ़ा दिया फिर उसको बच्चों को दोबारा तिबारा पढ़ना पड़े, ऐसे कुछ भी नहीं। इसलिए घबराना नहीं है, कूल रहिए, पैसे रहिए। 15 अक्टूबर से पहले इनको रिवीजन कर जाइए, है ना, इसको रिवीजन कर जाइए, और इसमें जहां तक पढ़ा है उसको रिवीजन कर जाइए, ठीक है ना। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म पढ़ाएंगे, फिर रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे ना। इसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, ऑप्टिकल पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, 15 से 18 क्लास रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगा, हार्डली 20 क्लास। इसके बाद 11th का जो पार्ट है 11th में पढ़ाएंगे, 12th में जो पार्ट है 12th में। ऐसा नहीं कि रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहे हैं तो सारा मैकेनिज्म एक ही जगह पढ़ा देंगे, नहीं। 11th में जो जो पढ़ना है उसको वहां पढ़ाएंगे, 12th में जो मैकेनिज्म है वहां पढ़ाएंगे, है ना। तो इसी तरह से आपको सिस्टमेटिक वे में ले चलेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि इधर पढ़ा दे, बहुत लोग क्या करता है, खिचड़ी कर देता है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म में पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा कर खत्म कर देता है, तो बच्चा को ये नहीं पता चलता कि कौन 11th वाला है, कौन 12th वाला है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पकड़ा पाता है। तो हम लोग वैसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद बच्चे ये नहीं पूछेंगे कि हमको क्या पढ़ना है और हमको क्या नहीं पढ़ना है, बिहार वाले लोगों को क्या पढ़ना है, सीबीएसई वाले को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज की क्लास यही हो गई आपकी, ठीक है ना। इसको अपना देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो देख लीजिएगा क्या क्या सब बोले हैं, और नेक्स्ट क्लास से मिलेगा, जैसा आपका लेक्चर चलते रहेगा। मैथ का भी 2 दिन डिस्टर्ब रहेगा, मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना।
सिलेबस लेकर भाई टेंशन मत ले, सिलेबस लेकर टेंशन मत लो, है ना, आराम से सिलेबस खत्म होगा। टीचर को पता है ना कहाँ पर स्पीड बढ़ा देना है, कहाँ पर स्लो करना है। अब मैग्नेट को पढ़ाने के लिए आपको स्पीड स्लो नहीं रहेगा, क्योंकि पता है कि सब पढ़ाएंगे, सारा एप्लीकेशन उसी का है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।